हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट 1 के फर्स्ट टॉपिक का, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी, नीड एंड इंपॉर्टेंस, जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में। तो चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं इसको। मीनिंग ऑफ जेंडर। Gender is a way that people, culture and societies think about and express the differences between the boys and girls, men and women. Gender क्या है? Gender एक तरीका है जिसके थ्रू लोगों की सोच, सोसाइटी की सोच, कल्चर की सोच क्या है जो कि एक लड़के और लड़की को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, दैट इज जेंडर। लोगों के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं कि लोग क्या हैं, ये एक तरीका है, जेंडर क्या है, एक वे है जिसके थ्रू पीपल, कल्चर या सोसाइटी क्या सोचती है या क्या उनके माइंड में ये चीजें हैं कि जिसके थ्रू वो बोल सकते हैं कि ये लड़का है या ये एक लड़की है। जेंडर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये एक लड़का या एक लड़की है। इसका मतलब है कि लोग क्या सोचते हैं कि कैसा उसको जो है सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए। अगर लड़का है तो उसको क्या एक्ट करना चाहिए, अगर लड़की है तो उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। एक तरह से हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने एक एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी हैं, एक्सपेक्टेशंस बना के रखी हैं कि लड़की है तो उसको इस तरह से दिखना है, इस तरह से पब्लिक में बिहेव करना है, वैसे ही लड़के हैं तो उनके लुक्स ऐसे होने चाहिए, उनको पब्लिक में ये बिहेव करना चाहिए। तो इस तरह से जो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, सेट ऑफ आइडियाज़ हैं जो लोगों ने बना के रखे हैं लड़के और लड़की के लिए। अगर मैं बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करूँ, मतलब कि अगर बायोलॉजी के टर्म में बात करूँ, तो जेंडर क्या है? जेंडर मेल और फीमेल के बीच में एक डिस्टिंक्शन है, जो कि मेल और फीमेल को एक-दूसरे से क्या करता है? अलग करता है। लेकिन अब बायोलॉजिकल टर्म्स में वो किसके बेस पे कर रहा है? वो उसकी रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी के बेस पे और क्रोमोसोमल डिफरेंसेस के बेस पे कर रहा है। मतलब कि उनका जो रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी है, वो लड़के की अलग होगी, लड़की की अलग होगी। उनमें क्रोमोसोमल डिफरेंसेस होंगे। आपको पता है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जो आपका जेनेटिक मटीरियल कैरी करते हैं, है ना? ह्यूमन्स की मैं बात करूँ तो ह्यूमन्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है? जिसमें से 22 जो होते हैं दैट इज़ ऑटोसोमल, एंड जो एक पेयर होता है दैट इज़ योर सेक्स क्रोमोसोम्स। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, ये डिसाइड करता है कि जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो लड़का है या लड़की है। अगर वो क्रोमोसोम्स XX हुए तो क्या होगा, वो इंडिविजुअल फीमेल होगा। अगर तो वो क्रोमोसोम X और Y है तो वो इंडिविजुअल जो है वो मेल होगा। तो बायोलॉजिकल टर्म्स में तो सिंपल है कि जेंडर क्या है? जेंडर मेल और फीमेल को उनकी रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी के बेस पे और क्रोमोसोमल टाइप या डिफरेंसेस के बेस पर अलग करता है। और जो नॉर्मल अगर मैं बात करूँ जेंडर की, तो सोसाइटी की नज़रों में लड़के का क्या रोल है, लड़के को क्या करना चाहिए या लड़की का क्या रोल है, उसको क्या दिखना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो सोसाइटी है। वो सेट ऑफ कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ कुछ आइडियाज़ हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, दैट इज़ योर जेंडर। अब डेफिनिशन की बात करते हैं तो डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है कि जेंडर क्या है? जेंडर है कि कोई भी लड़का है, लड़की है, उसका सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन में क्या रोल है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको जेंडर बोला गया है। जेंडर इज़ रिलेटेड टू हाउ वी परसीव्ड एंड एक्सपेक्टेड टू थिंक एंड एक्ट एज़ वुमेन एंड मेन बिकॉज़ ऑफ द वे सोसाइटी इज़ ऑर्गेनाइज्ड, नॉट बिकॉज़ ऑफ आवर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। जेंडर क्या है कि हम कैसे परसीव कर रहे हैं या हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वुमेन है या मेन है, ठीक है? वो सोसाइटी में कैसे क्या रोल प्ले कर रहा है। ना कि उनकी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेस पे हम उनको बता रहे हैं। मतलब डब्ल्यूएचओ ने भी बायोलॉजिकल बेसिस पे जेंडर को नहीं बताया है कि मेल और फीमेल में। उन्होंने भी यही बताया कि उनकी सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करने में क्या रोल है। उसके बेसिस पे हमने जेंडर बताया कि जेंडर क्या होता है। अब हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की। तो जेंडर इक्वालिटी क्या होता है? जेंडर इक्वालिटी रेफर्स टू द इक्वल राइट्स, अपॉर्च्युनिटीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। जेंडर इक्वालिटी का मतलब हुआ कि हमने हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को इक्वल राइट्स देने हैं, इक्वल अपॉर्च्युनिटीज देनी है, इक्वल ट्रीटमेंट देना है। ये नहीं देखना है कि ये लड़का है तो इसको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज मिलनी चाहिए या ये लड़की है तो इसको कम अपॉर्च्युनिटीज मिलनी चाहिए। इस चीज़ को खत्म करने के लिए ही जेंडर इक्वालिटी आया, ताकि सबको, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो या कोई थर्ड जेंडर हो, सबको जो है वो क्या हो, इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्च्युनिटीज मिले और एक जैसा ट्रीटमेंट उन सबको मिले। It means that everyone, regardless of whether they identify as male or female or any other gender, all should have same chances to participate in and contribute to society. बिना ये देखे कि ये लड़का है, लड़की है या कोई थर्ड जेंडर है, हर एक इंडिविजुअल को जो है एक जैसा चांस मिलना चाहिए सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है जी। जेंडर इक्वालिटी एम्स टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन एंड बेसिस दैट may limit or harm people based on their gender, ensuring that everyone has equal access to education, work and healthcare and other opportunities. जेंडर इक्वालिटी का क्या एम है कि जो जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, बायसनेस है, इस सबको क्या करना है, खत्म करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डिस्क्रिमिनेशन और बायसनेस है, ये लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, उनको आगे प्रोग्रेस करने से रोक रही है। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन किसके बेस पे हो रही है? जेंडर के बेस पे हो रही है। मगर मान लो विमेन जो है आज की डेट में, तो चलिए सबको इक्वल राइट्स हैं, लेकिन अगर विमेन को ये राइट्स नहीं मिलते तो विमेन जो है वो हमेशा क्या रहती है, अपने एक केज के अंदर रह जाती, ठीक है? उसको कोई राइट नहीं होता कि वो अपनी जो भी उसकी स्किल्स हैं या कोई जो भी उसका टैलेंट है वो वर्ल्ड को दिखा पाए। तो इस तरह से ताकि सबको जो है एजुकेशन के लिए, वर्क के लिए, हेल्थ केयर के लिए या कोई भी अपॉर्च्युनिटी है उसके लिए इक्वल राइट्स मिले, तो जेंडर इक्वालिटी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जेंडर इक्वालिटी का काम यही है कि हमने डिस्क्रिमिनेशन और बायसनेस को क्या करना है, रिमूव करना है, ताकि सबको जो है उनका हक मिल सके। अब इसके बाद बात करते हैं नीड्स की, कि जेंडर इक्वालिटी की नीड क्यों पड़ती है? तो देखो, जेंडर इक्वालिटी जो है बड़े सारे रीजंस के लिए बेनिफिशियल है, इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए, ठीक है? कैसे? जैसे सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, देन लॉन्ग टर्म सोसाइटल चेंज, सोशल जस्टिस, फुलफिलमेंट ऑफ पोटेंशियल, इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्थ एंड वेलबींग, एजुकेशन एंड इनोवेशन, ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, रिडक्शन ऑफ वायलेंस, फैमिली वेलबींग।
तो एक-एक करके अब हम इनको डिस्कस करेंगे कि क्या है ये? कैसे जो है आपका जेंडर इक्वालिटीज़ जो है इनमें यहाँ पे कैसे ज़रूरत पड़ रही है जेंडर इक्वालिटी की? सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। तो जेंडर इक्वालिटी इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। जेंडर इक्वालिटी मतलब कि हर एक, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे थर्ड जेंडर है, ठीक है? हर एक इंडिविजुअल को, ठीक है, इक्वल राइट्स मिलना, ये उसका क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। ये नहीं देखना है कि वो लड़का है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट या डिग्निटी मिलेगी या उसकी साइड को ज़्यादा बायसनेस रहेगी, और लड़की है या कोई थर्ड जेंडर है तो उसको जो है दबाया जाएगा। ठीक है? ये नहीं होगा। जेंडर इक्वालिटी जो है वो सबका एक फंडामेंटल राइट है। हर पर्सन जो है उसको इक्वली ट्रीट करना है, चाहे उसकी डिग्निटी की बात हो, चाहे उसकी रिस्पेक्ट की बात हो, या कहीं पर भी कोई भी फेयरनेस की बात हो। It ensures that individuals have the same right and opportunities to fulfill their potential and lead fulfilling lives. जो जेंडर इक्वालिटी है ये इंश्योर करता है कि सारे इंडिविजुअल्स को एक जैसे राइट्स मिलें, एक जैसी अपॉर्चुनिटीज मिलें, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें, जो भी उनकी पोटेंशियलिटीज हैं उनको वो पूरा कर सकें। फिर बात करते हैं सोशल जस्टिस की। तो सोशल जस्टिस क्या होता है? जो जेंडर इक्वालिटी है, वो प्रमोट करती है सोशल जस्टिस को। कैसे? जितनी भी सिस्टम ये आपकी सोशल डिस्क्रिमिनेशंस हैं, बायसनेस है, जेंडर इक्वालिटी उनको क्या कर देती है? तोड़ देती है। इट हेल्प्स टू क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी वेयर ऑल इंडिविजुअल्स हैव द सेम चांसेस टू थ्राइव रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी। जब आपकी सोसाइटी से ये डिस्क्रिमिनेशन हट जाएगा, बायसनेस हट जाएगी, तो उससे क्या होगा कि सभी को, सारे इंडिविजुअल्स को एक जैसे चांस मिलेंगे ग्रो करने के लिए, एक जैसे चांस मिलेंगे फ्लरिश करने के लिए, ठीक है? कोई उनको जो है रोक नहीं सकता है कोई भी चीज़ करने से। अपनी अगर उनको कोई ड्रीम है उसको पूरा कर रहे हैं, उनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, घूमना है घूम सकते हैं। एवरीवन कैन हैव देयर ओन राइट्स, राइट? सो इस तरह से जो है ये हेल्प करता है एक ज़्यादा इंक्लूसिव समावेशी सोसाइटी बनाने में, बड़ा यूज़फुल होता है यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी। फिर आ जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बोलता है? जेंडर इक्वालिटी इज़ लिंक्ड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जेंडर इक्वालिटी जो है वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट से भी क्या है? लिंक्ड है। जब सारे मेंबर सोसाइटी के पार्टिसिपेट करेंगे अच्छे से, तो क्या होगा? तो प्रोडक्टिविटी बूस्ट होएगी, ठीक है? इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होएगी। अगर सिर्फ मैन ही कर रहे हैं कंट्रीब्यूट सोसाइटी में, तो इकोनॉमी, ठीक है, उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन हर एक जेंडर, मतलब चाहे फीमेल है, चाहे थर्ड जेंडर है, हर एक इंसान जो है सोसाइटी को इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करेगा, तो उससे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी और हेल्दी होगी। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ एंड वेलबींग की। तो जेंडर इक्वालिटी एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवाने में भी ज़रूरी है। कैसे? क्योंकि सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल एक्सेस मिल रहा है हेल्थ केयर के लिए, है ना? अगर मान लो कि एक जेंडर इक्वालिटी नहीं होती और कोई लड़की है या कोई थर्ड जेंडर है, उसको कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, एंड नो वन इज़ पेइंग दैट अटेंशन टुवर्ड्स देम, तो उससे क्या होगा कि उनको बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उस चीज़ से। तो वो चीज़ भी जेंडर इक्वालिटी ने क्या करी? खत्म करी कि चाहे कोई भी हो, सबको जो है सेम हेल्थ केयर ट्रीटमेंट मिलेगा। और जो इंडिविजुअल है, पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई भी विमेन की हेल्थ से रिलेटेड डिसीजंस होते थे ना, वो फैमिली ले लेती थी, बट जो मेन होते थे वो ले लेते थे घर के, ठीक है? लेकिन अब जैसे-जैसे इक्वालिटी मिल रही है, तो विमेन को पूरा राइट है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले, उसे खुद पता हो कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है। एक हेल्दी जो है लिविंग मिल रही है जेंडर इक्वालिटी से। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन एंड इनोवेशन की। तो जेंडर इक्वालिटी ये एंश्योर करती है कि सभी बच्चों को एक जैसी क्वालिटी की एजुकेशन मिले। ठीक है? जब सब बच्चों को एक जैसी क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी, तो क्या होगा? सारे जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव वाले बच्चे हैं, मतलब हर एक सारे बच्चे जो हैं, अलग-अलग सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो ये सारे के सारे जो है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की इनोवेशन में बढ़ावा कर देंगे, मतलब इंक्रीज़ कर देंगे। अब अगर सिर्फ लड़के-लड़के ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो साइंस और टेक्नोलॉजी एक एक मतलब उतना शायद ग्रो ना करे, लेकिन जब हर इंसान, मतलब हर जेंडर का पर्सन जो है वो क्या कर रहा है? एजुकेट हो रहा है, तो हर इंसान का अपना एक व्यू पॉइंट होता है, अपनी क्रिएटिविटी होती है, अपनी एक इनोवेशन होती है। तो इससे जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, वो भी बढ़ रही हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो आपको पता है आज की डेट में तो पॉलिटिक्स में भी, मतलब कि वुमेन को भी पूरे-पूरे राइट्स होते हैं लीडरशिप के लिए, अप्लाई करने के लिए, खड़े रहने के लिए। तो जेंडर इक्वालिटी जो है वो सभी जेंडर्स के लिए है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप रोल्स में भी अपना भागीदारी दें। और अगर आप हर तरह के इंडिविजुअल्स जो हैं वो इलेक्शन में खड़ेंगे, ठीक है? तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा अच्छे से पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हर एक इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है। वुमेन का अलग पर्सपेक्टिव होगा, थर्ड जेंडर का अपना अलग पर्सपेक्टिव होगा, मेल्स का अपना अलग पर्सपेक्टिव होगा। तो जब ये अलग-अलग पर्सपेक्टिव के लोग जब मिलेंगे, कोई डिसीजन लेंगे, कोई भी मीटिंग करेंगे, पॉलिसी बनाएँगे, तो वहाँ पे भी बड़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होएगी। फिर आते हैं रिडक्शन ऑफ वॉयलेंस। ऑब्वियस सी बात है, जब जेंडर इक्वालिटी है तो वॉयलेंस तो कम होएगा ही, वरना पहले के ज़माने में वुमेन को बड़ा टॉर्चर किया जाता था। जो थर्ड जेंडर थे उनको बड़ा टॉर्चर किया जाता था। लेकिन जब से जेंडर इक्वालिटी के ऊपर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, तब से ऐसा नहीं है, तब से जो वॉयलेंस है वो बिल्कुल कम हो चुका है। फिर बात करते हैं फुलफिलमेंट ऑफ पोटेंशियल। फुलफिलमेंट ऑफ पोटेंशियल का मतलब है कि जब इंडिविजुअल्स को हम इक्वल राइट्स दे रहे हैं ग्रो करने के, फ्लरिश करने के, तो क्या हो रहा है? वो हर इंडिविजुअल अपना जो है वो बेस्ट करने की कोशिश में लगा रहता है। वो अपने पैशन्स को फॉलो करता है, अपने जो भी जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो उस काम को कर रहा है, अपने टैलेंट को दिखा रहा है, क्योंकि कोई उसको रोक नहीं रहा है। आज की डेट में लड़कियाँ देख लो आप, हर एक चीज़ में आगे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको कोई रोक नहीं सकता है कि आप ये मत करो। हाँ, स्टिल कई फैमिलीज़ कंज़र्वेटिव हैं अभी भी, जो अपने लड़कियों को नहीं देती इतनी फ्रीडम, बट स्टिल फिर भी मतलब बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो अपनी लाइफ़ में अपने पैशन को फॉलो कर रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं अपनी लाइफ़ में। पहले के ज़माने की तरह नहीं, जो उनको रोक के रखती थी कि तुम लड़की हो तो तुम ये नहीं
कर सकती हो या तुम लड़के हो तो तुमको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो अब वैसा नहीं है। इक्वालिटी आने की वजह से फुलफिलमेंट ऑफ पोटेंशियल भी हो रहा है। फिर उसके बाद फैमिली वेलबींग ये है कि जब जेंडर इक्वालिटी है, ठीक है? लड़का-लड़की, हस्बैंड-वाइफ घर में जो भी मेल और फीमेल है वो इक्वल हैं, तो क्या हो रहा है कि वो घर की ज़िम्मेदारियों को भी शेयर कर रहे हैं। पहले क्या था कि एक माइंडसेट बना था लोगों का कि जो घर का मेल है वो जाके कमाएगा ब्रेड एंड बटर और जो फीमेल है वो घर पे बच्चों को सँभालेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या कर रहे हैं वो, चाहे फाइनेंशियली बात करें, चाहे हाउसहोल्ड ड्यूटीज़ की बात करें, दोनों में ही क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर किया जाता है। अगर लड़की जो है वो घर का काम कर रही है तो उसमें लड़के भी उनकी हेल्प करवाते हैं। अगर लड़का बाहर जाके कमा रहा है तो वुमेन को भी पूरा राइट है बाहर जाके ब्रेड एंड बटर अर्न करने का। तो इस तरह से फैमिली वेल-बीइंग इससे क्या हो रहा है कि घर में एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो बना हुआ है। फिर बात करते हैं ग्लोबल डेवलपमेंटल गोल्स की। तो जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए भी जो है जेंडर इक्वालिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्योंकि जब सबको इक्वल राइट्स मिलेंगी, इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, सब अपने लिए अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली पॉवर्टी भी कम हो जाएगी। एजुकेशन में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। हेल्थ हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, सब जो है वो अपने-अपने एरियाज़ में बेटर करेंगे। तो जो ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी हमारे अचीव हो जाएँगे। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी की, कि जेंडर इक्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंस है। देखो सोशल कोहेशन सबसे पहले तो यूनिटी और हार्मनी बनी रहेगी इंडिविजुअल्स के बीच में। सब इंडिविजुअल्स जो हैं चाहे किसी भी जेंडर के हो, अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, हर एक को अपना-अपना राइट मिल रहा है, तो सब क्या करेंगे, हँसी-खुशी एक दूसरे के साथ रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, हार्मनी में रहेंगे, तो कम्युनिटीज़ क्या हो जाएँगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएँगी। दूसरा है एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स। मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स हैं जो कि थोड़े रिप्रेसिव हैं, दबे हुए हैं जो जेंडर्स हैं, ठीक है। जब उनको एम्पावरमेंट मिलेगी तो वो अपनी आवाज़ उठाएँगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, ठीक है, और जो भी उनके राइट्स हैं वो उनको मिलेंगे, ठीक है, तो वो औरों से पीछे नहीं रहेंगे। देन रिड्यूस्ड पॉवर्टी, अभी मैंने बताया जब जेंडर इक्वालिटी में की वजह से सबको जो है इक्वल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में हेल्प कर रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है हमारा पॉवर्टी भी रिड्यूस हो रही है। देन इरेडिकेटिंग स्टीरियोटाइप्स, इरेडिकेटिंग स्टीरियोटाइप्स का है कि बड़ी कई बार ना बड़ी रूढ़िवादी सी सोच होती है जेंडर से रिलेटेड कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कों को ये नहीं करना चाहिए, या जो थर्ड जेंडर है उसको तो फिर आप छोड़ ही दो, उनके साथ तो बेचारों के साथ बड़ा बुरा किया जाता है ना? तो इस तरह के जो हार्मफुल जेंडर स्टीरियोटाइप्स है ना, उनको भी आपका जेंडर इक्वालिटी चैलेंज करता है और उनको भी खत्म करता है सोसाइटी से। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट हुआ कि हर इंसान को आपने क्या दिया है, छूट दी हुई है कि तुम अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को पूरा करो। तो हर इंडिविजुअल अपना अच्छा करेगा और सोसाइटी को बेस्ट देगा अपना। देन रिड्यूसिंग वायलेंस, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे वायलेंस कम करेगा। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बता दिया आपको कैसे करेगा। सोशल जस्टिस भी बता दिया कि जितनी भी डिस्क्रिमिनेशंस हो रही हैं, जेंडर बेस्ड या बाइसनेसेस हो रही हैं, वो सारी खत्म हो जाएँगी। ह्यूमन राइट्स सारे को इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। नाउ कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चर कैसे कर रहा है ये? हर जेंडर के लोग जो हैं सोसाइटी, कल्चर इसकी एनरिचमेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि सारे जेंडर जो है वो जेंडर इक्वालिटी जो है वो सेलिब्रेट करती है, रिस्पेक्ट करती है ह्यूमन्स की आइडेंटिटी की डाइवर्सिटी को। ठीक है? मतलब कि जेंडर इक्वालिटी में सारे जेंडर्स क्या हैं? एक जैसे हैं और हर जेंडर जो है वो क्या कर रहा है सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन में, उसकी एनरिचमेंट में, कल्चर की एनरिचमेंट में, उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो इसलिए कल्चरल डाइवर्सिटी में भी जेंडर इक्वालिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब उसके बाद बात करते हैं जेंडर बायसनेस की या जेंडर बायस की। जेंडर बायस क्या होता है? तो जेंडर बायस रेफर्स टू द अनफेयर ट्रीटमेंट और जजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर, ऑफन फेवरिंग वन जेंडर ओवर द अदर। जब किसी को अनफेयर ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको उसके जेंडर के बेस पे जज किया जाता है, एक जेंडर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, दूसरे जेंडर को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसको हम जेंडर बायसनेस या जेंडर बायस कहते हैं। Gender bias can affect both men and women as well as individuals of other gender identities and can have a serious impact on various एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ सच एज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर एंड सोशल इंटरेक्शंस। जो जेंडर बायसनेस है वो मेन और वुमेन दोनों को क्या करता है, अफेक्ट करता है, साथ में जो थर्ड जेंडर उसको भी अफेक्ट करता है और इसका एक सीरियस इंपैक्ट जो है वो लाइफ में हो सकता है। जैसे अगर इस तरह से बायसनेस चलती रहेगी कि एक जेंडर को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, दूसरे जेंडर को कम प्रेफरेंस मिलेगी, तो उससे क्या होगा, उनके एजुकेशनल राइट्स से वो डिप्राइव रह जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट से डिप्राइव रह जाएंगे, हेल्थ केयर से या फिर बाकी जितनी भी चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सबसे डिप्राइव रह जाएंगे। तो ये एक सीरियस इशू है, ठीक है, जो जेंडर बायसनेस से क्रिएट हो सकता है। कॉमन एग्जांपल्स क्या है देखो जेंडर बायसनेस के, क्या क्या होता है देखो, स्टीरियोटाइप्स कि मतलब कि एक स्टीरियोटाइप बन गया है, मतलब कि मतलब सोसाइटी ने एक रोल असाइन कर दिया हुआ है किसी इंडिविजुअल को उसके जेंडर के बेस पे कि ये पर्टिकुलर जेंडर का है तो इसका यही वाला रोल है और दूसरा जेंडर का इसका यही रोल है। उसकी कोई चॉइसेस को कंसीडर नहीं किया जाता। अगर लड़की है, अगर लड़की बोल रही है कि मुझे पायलट बनना है, लेकिन सोसाइटी उसको बोल रही है कि पायलट का काम लड़की का नहीं है, लड़के का काम है। तो वो क्या हुई? उस बेचारी का मन है पायलट बनने का, लेकिन सोसाइटी उसको वो चीज़ करने नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने एक स्टीरियोटाइप बना के रखा है कि अच्छा ये चीज़ें तो लड़के ही करते हैं। आर्मी में जाना है तो जी लड़के ही जाते हैं, लड़कियाँ नहीं जाती हैं। ठीक है? तो ये एक स्टीरियोटाइप है बना हुआ। कॉमन ये क्या है, जेंडर बायसनेस का एग्जांपल है। अनइक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ है, मैंने जैसे बताया कि बायसनेस है ही क्या, एक जेंडर को दूसरे जेंडर के ऊपर रखना। तो आप एक जेंडर को तो सारी अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हो, लेकिन दूसरे वाले को कोई अपॉर्च्युनिटीज़ या रिसोर्सेज़ नहीं मिल रही हैं, तो ये एक हो गया। फिर है पे गैप। पे गैप का मतलब है कि तुम सेम काम करवा रहे हो इंसान से, ठीक है, दोनों से, लड़के से भी और लड़की से भी, लेकिन पे तुम लड़कों को ज़्यादा दे रहे हो, लड़की को ज़्यादा नहीं दे रहे हो, तो वो हो गया पे गैप। अगर एक जैसा काम करवा रहे हो, एक इक्वल कंट्रीब्यूशन है उस काम में दोनों जेंडर्स की, तो दोनों को सेम पे मिलनी चाहिए। फिर हैरेसमेंट, हैरेसमेंट होता है कोई भी अनवांटेड बिहेवियर या कोई भी कमेंट जो दूसरे इंसान को जो है वो अनकंफर्टेबल फील करवा दें। वो भी किसके बेस पे? जेंडर के बेस पे, है ना? फिर उसके बाद है पैरेंटल रोल्स कि वुमेन को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर सँभाले, बच्चे सँभाले, लेकिन मैन का काम है बाहर जाके जी वो तो घर के लिए ब्रेड एंड बटर अर्न करेगा, ठीक है? तो वो पैरेंटल रोल्स ये भी एक क्या है? जेंडर बायसनेस का एग्जांपल है। देन ड्रेस कोड कि
एक वो बनाना, एक स्टीरियोटाइप बना के रखना एक तरह से कि लड़कियों को इस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, लड़कों को इस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। लड़कों ने कहीं लड़की जैसा कुछ पहन लिया तो उनको जज किया जाएगा, लड़कियों ने लड़कों जैसा कुछ पहन लिया उनको जज किया जाएगा, ठीक है? तो ये जो ड्रेस कोड है वो भी क्या है, एक जेंडर बायसनेस है। देन वर्क प्लेस एक्सपेक्टेशंस का मतलब है कि मान लो आप किसी एक जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे आप लड़कों से फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा करवा रहे हो, लेकिन लड़कियों से नहीं करवा रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई ये लड़की है, नाज़ुक है, ये नहीं कर पाएगी इस काम को, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है, अपॉर्च्युनिटी पे उसको भी उतनी मिल रही है, लड़के को भी, लेकिन लड़के से ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, ठीक है? उसकी क्या है वहाँ पे बायसनेस आ रही है, अनइक्वल इवैल्यूएशन हो रही है चीज़ों की, अनइक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं। तो वर्क प्लेस में भी इस तरह की आपको जेंडर बायसनेस जो है वो देखने को मिलती है। देखो हर बार ज़रूरी नहीं है कि लड़के को ही हमेशा सुपीरियर माना जाएगा या उसके साथ कभी बुरा नहीं होएगा, उसको हमेशा अच्छा माना जाएगा। आज की डेट में तो लड़कों की हालत ज़्यादा खराब है, लड़कियों के कंपैरिज़न में। ठीक है, लड़कियों की तो है ही है, पर आजकल लड़कों की भी बड़ी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है वर्क प्लेसेस पे ज़रूरी नहीं है। अब आपने कई बार देखा होगा जो फिजिकल वर्क वाला काम होता है ना किसी ऑफिस में या किसी भी वर्क प्लेस पे, वो क्या बोलते हैं जी ये तो लड़का है इससे करवाओ ये काम आई, लड़की से मत कराओ, कोई भाग-दौड़ वाला काम है लड़का कर लेगा, लड़की नहीं करेगी। ठीक है, तो ये भी क्या एक जेंडर बायसनेस है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़का हमेशा पॉजिटिव साइड में रहे या नेगेटिव साइड में लड़की रहेगी। ये उल्टा भी हो सकता है, लड़की भी नेगेटिव साइड में जा सकती है, पॉजिटिव साइड में जा सकती है और लड़का नेगेटिव साइड में। जेंडर बायसनेस तो किसी के साथ भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमने शुरू में कहा था कि दोनों को अफेक्ट करती है, लड़कों को भी अफेक्ट करती है, लड़की को भी अफेक्ट करती है। इसके बाद बात करते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स की। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होता है कि लोगों की एक अपना आइडिया बना लिया, एक बिलीफ धारणा बना लिया उन्होंने एक ऐसी लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए कि उनको कैसे एक्ट करना है और उनको कैसा होना चाहिए। दैट इज़ जेंडर स्टीरियोटाइप। जैसे कि थिंकिंग दैट ओनली बॉयज़ शुड लाइक स्पोर्ट्स एंड ओनली गर्ल्स शुड लाइक कुकिंग। सिंपल सी बात है, तो आपने अपने घरों में भी देखी होगी कि ऐसा माना जाता है कि लड़के हैं तो जी इनको तो खेल-कूद का, गाड़ियों का, है ना? इनका बड़ा शौक है। लड़की है तो लड़की को तो जी घर का काम, खाना-खूना बनाना आना चाहिए, सफाई आनी चाहिए, है ना? घर में रहे, घर के सारे काम करे। ये एक लोगों ने अपनी परसेप्शन बना के रखी हुई है ऐसी। ये जो आइडिया है ये बहुत गलत है। इससे क्या होता है कि जो लोग आगे कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हैं ना, वो कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये चीज़ें होल्ड करके रख लेती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि हर एक इंसान का अपने ड्रीम्स होते हैं, अपनी एम्बिशंस होती हैं और वो क्या कर सकता है अपनी एम्बिशंस को पूरा कर सकता है। ठीक है? ये फ़र्क नहीं पड़ता वो किस जेंडर का है। कोई भी किसी का तो कोई भी हॉबी हो सकती है, किसी की कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है? डज़न्ट मैटर लड़के लड़कों को मेहंदी लगाना पसंद है लेकिन उनको फिर सोसाइटी में जज किया जाता है कि तो लड़का हो के मेहंदी लगा रहा है। ठीक है? अब उसका इंटरेस्ट है मेहंदी लगाने में। ठीक है? लड़की का इंटरेस्ट है ड्राइव करने में। तो इससे उनको हम जज नहीं कर सकते कि भैया आप लड़की हो तो आप जज ड्राइव नहीं कर सकती हो, भैया आप मेहंदी लगाओ बैठ के और लड़का है तो तुम ड्राइव करो भई तुम मेहंदी मत लगाओ। ठीक है? तो इस तरह से हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। एवरीवन कैन हैव देयर ओन रूल्स फॉर देयर लाइफ, राइट? तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप के कि लड़के जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि लड़कियाँ जो होती हैं बड़ी-सी केयरिंग सी होती हैं, इमोशनल सी होती हैं। बॉयज़ हैं उनको ब्लू कलर पसंद है, उनको बड़े-बड़े ट्रक गाड़ियाँ पसंद है। लड़कियाँ क्या है, लड़कियों को पिंक कलर पसंद है, डॉल्स पसंद है। जो लड़के हैं वो मैथ्स और साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जबकि जो लड़कियाँ हैं वो कम्युनिकेशन में बेटर होती हैं। विमेन है वो ज़्यादा पैसिव होती हैं, सबमिसिव होती हैं, जबकि मेन जो है ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। मतलब कि जो लड़कियाँ होती हैं ना वो कैसी होती हैं, अपने एक्सप्रेशन ज़्यादा शो नहीं करती हैं, मतलब अगर उनको गुस्सा आएगा तो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगी वो, ठीक है? थोड़ी शांत-शांत सी रहने वाली होती हैं, ठीक है? जबकि जो लड़के होते हैं वो थोड़े डोमिनेंट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। लड़कों का काम क्या है जी, उनको सबसे प्राइमरी रोल उनका ये दिया होता है कि उनको तो घर के लिए जी ब्रेड एंड बटर अर्न करना है। क्योंकि वुमेन का क्या काम है, घर पे बच्चों की केयर करना, घर को सँभालना या है ना, खाना बनाना, ये काम जो है वुमेन का असाइन किया हुआ है। एंड मेन का क्या है कि मेन जो है अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, शो नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे तो हमारे ऊपर लोग जो है वो हँसेंगे, सोचेंगे कि लड़का है तो ये रो रहा है, ठीक है? तो लड़कियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं ज़्यादा इमोशनल होती हैं, उनको छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी अफेक्ट कर जाती हैं। तो ये क्या है सारी सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स हैं ये। क्या है ये सारी सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स हैं ये, जो उन्होंने बना के रखे हुए हैं कि भई लड़के ऐसे होने चाहिए, लड़कियाँ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है? अब हम आ जाते हैं टॉपिक के बिल्कुल एंड में, अब हम बात करेंगे कन्क्लूज़न की कि कन्क्लूज़न में क्या हमने पढ़ा अभी तक, ठीक है? तो जेंडर इक्वालिटी हमने बोला कि सबको इक्वली ट्रीट करना है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, सारी इक्वल रिसोर्सेज़ अपॉर्च्युनिटीज़ उनको प्रोवाइड करवानी है। ये हेल्प करता है सोसाइटी को बिल्ड करने में, ताकि सबको जो है इक्वल चांसेस मिलें, इक्वल भागीदारी हो, पार्टिसिपेशन हो उनकी सोसाइटी की प्रोग्रेस में, सोसाइटी की कंस्ट्रक्टिविज़्म में, ठीक है? वी शुड ऑल वर्क टुगेदर टू मेक श्योर नोबडी इज़ ट्रीटेड अनफेयरली जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर जेंडर। हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको एक साथ मिलकर इसके ऊपर जो है काम करना चाहिए कि सबको सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट मिले और किसी को भी जेंडर के बेस पे अनफेयर ट्रीटमेंट ना मिले। जब सब लोग इस तरह से एक जैसे साथ रहेंगे, सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, तो हमारी सोसाइटी कैसी रहेगी? हैप्पी-हैप्पी रहेगी और सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं अब एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।